वर्ड पे गौर करें तो लिखा हुआ है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहा गया, तो ये हायर क्लासेस में जाके आपको कंफर्म होगा कि स्कोपी क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें लाइट की एब्जॉर्बेंस नहीं होती। इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, इसलिए इसको मीट्री कहा गया है। इस टेक्निक को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहा गया। स्कोप मतलब लाइट, इंटरेक्शन विद लाइट, इसमें हम नहीं करवाते। इंटरेक्शन ऑफ लाइट के बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं इस टेक्निक में, इसलिए इसमें जो वर्ड है वो मीट्री कहा गया है। फर्स्ट ईयर है मतलब जस्ट मैं यही बताऊँगा, बाकी जो इसमें फर्दर डिटेल है इसमें मास स्पेक्ट्रोमीट्री में वो आप हायर लेवल पे हैं तो वो फर्स्ट ईयर के लेवल पे वो ठीक नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/e वैल्यू। अब यहाँ पे अपने फोकस करना है कि ये जो है ये m/e वैल्यू को यूज़ करके डिफरेंट आइसोटोप्स का मैस बताती है। इसमें हम m/e वैल्यू कंबाइन लेंगे, ना m अकेला ना e, m/e रेशो को यूज़ करके हम जो है वो आइसोटोप्स का मैस बताते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल में पहला स्टेप मतलब कि हम पहले जो हमारा एलिमेंट है उसको हम वोलेटिलाइज कर लेंगे, यानी कि हम उसके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हम उसको करेंगे आयोनाइज करना है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके। जब हम आयोनाइज करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, क्योंकि हमें m/e वैल्यू चाहिए तो हमने उसको उसके ऊपर चार्ज लेके आएंगे ना, मैस हमारे पास मौजूद है। अब ये जो काम किया है आयोनाइज, उसकी m/e में ई की वैल्यू निकालने के लिए, फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/e वैल्यू। थर्ड स्टेप में पहला हमने देख लिया कि उसको वोलेटिलाइज, फिर आयोनाइज करना बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके, और फिर हमारे पास पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। फिर उसको सेपरेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/e वैल्यू। सेपरेट करने के बाद हम उनको रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। जो हमारा स्पेक्ट्रम है ये एक ग्राफ होता है जो कि इस फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, जिसमें m/e वैल्यू है वो x एक्सिस पर, यानी कि एब्सीसा, x एक्सिस को एब्सीसा भी कहते हैं, और जो हमारा रिलेटिव अबंडेंस है उसको y एक्सिस पर रखेंगे। तो इस तरह का ये मैंने रफ सा ग्राफ बनाया है। तो जिसका पीक ज़्यादा होगा मतलब उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ये मैंने न्यून का अभी रफ सा बनाया है, एंड पे इसको नीट करेंगे कि जो 20 वाला है उसके अबंडेंस जो है 90% है, वो सबसे ज़्यादा है। ये जितना पीक ज़्यादा होगा उतनी इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा। और यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट का डिस्कस किया गया है, एक एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ और दूसरा डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जो एस्टन्स है उसका मैस स्पेक्ट्रोग्राफ लिखा गया है वर्ड ग्राफ का, और डेम्स्टर के साथ मास स्पेक्ट्रोमीटर लिखा गया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जो वर्ड ग्राफ और मीटर की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जनरल थोड़ा सा ही इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं थोड़ा सा ही, कि जो एस्टन का मास स्पेक्ट्रोग्राफ था उसको डिज़ाइन किया गया था, वो जो डिफ्रेंशिएट करता था आइसोटोप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर जस्ट एटॉमिक मैसेज। और इसने जो मेथड यूज़ किया ना ग्राफ का वर्ड, वो नॉन इलेक्ट्रिकली, जैसा कि अगर मैंने ईजी लिखा हुआ फोटोग्राफिक मेथड वगैरह से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए होंगे। और जो डेम्स्टर है, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/e वैल्यूज़, और ये इलेक्ट्रिकली इसने डिटेक्ट किया था आइसोटोप्स को। तो मेजर डिफरेंस क्या आ गया, एक तो जो एस्टन्स है उसने एटॉमिक मैसेज को जस्ट लिया, और डेम्स्टर ने m/e वैल्यूज़ को लिया। और जो एस्टन्स है उसने नॉन इलेक्ट्रिकली, और जो डेम्स्टर है उसने इलेक्ट्रिकली इनको डिफ्रेंशिएट किया, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उसने नॉन इलेक्ट्रिकली। तो वो कैसे, वो मेथड कौन से हैं उसकी डिटेल में FSC लेवल पे नहीं जाना, क्योंकि आपके बुक में नहीं। कंडीशन जो है विद इन द स्पेक्ट्रोमीटर, वो पहली तो जो प्रेशर आपने लो रखना है 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻7 टोर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इसे डिनोट करते हैं, वो 500 to 2000 वोल्ट्स रखना है। अब ये जो है हमारा प्रेशर, उसको लो इतना क्यों रखना है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका क्या रोल है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी नेक्स्ट देखते हैं। अब ये डायग्राम से हम समझते हैं कि अगर हम गैस का प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो उसका क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आगे चले जाएगी। ये जो हमने लिखा हुआ हीटेड फिलामेंट, इसका जो मकसद है वो उसने
गैस को आयनाइज करना है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी आगे चली जाएगी, ठीक है। तो उसका प्रेशर हम लो रखते हैं, काफ़ी लो, और टोर में रखते हैं एटीएम में। टोर जो है वो पहले ही एटीएम से एक छोटा यूनिट है, तो हम उसको 10⁻⁻⁻6 to 10⁻⁻7 टोर हमने प्रेशर उसका रखा हुआ है, ताकि इधर गैस जो है वो तक इधर ही रहे, ठीक है। ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो वो आगे भी मूव कर जाएगी। तो यहाँ से जितनी गैस हमने यूज़ किया होगी वो कम्प्लीटली आयोनाइज यहाँ पे हो जाएगी इस पोर्शन पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजारने हैं, तो वो आयोनाइज हो जाएगी। सेकेंडली जो हमने प्लेट्स रखी हुई हैं, तो क्योंकि अगर आयनाइज होने के बाद भी वो रैंडमली गैस मूव करेगी ना, उनको एक डायरेक्शनल मूवमेंट देने के लिए एक डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, वरना तो वो इधर 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 रैंडमली मूव करती रहेगी। हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, और वो इसको एक्सेलरेट भी कर देता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज़ीरो वेलोसिटी के साथ नहीं हम उसको लेके जा सकते, कुछ ना कुछ की वेलोसिटी होनी चाहिए, फिर ही मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जो वो भी एक कैलकुलेटेड है 500 से 2000 वोल्ट तक, इससे ज़्यादा भी नहीं हम अप्लाई कर सकते, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसको मूव यहाँ से करवाएंगे, ये जो प्लेट्स हम ये पूरा पोर्शन जो है इसको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, ठीक है। अब ये ना ये वाली जो प्लेट्स है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ से वो गैस जो है वो उसके ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से वो जो है क्यों नहीं रिपेल क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव उन्होंने डिज़ाइन इसलिए की इस तरह से किया हुआ है कि हमें इसके अंदर पोर्स हैं, ठीक है, और ये उनको पीछे से ये अट्रैक्ट भी कर रहा है, इसको इन प्लेट्स के ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इसको स्पीडली अट्रैक्ट कर लेती हैं, और ये इनको यहाँ से इस पोर्शन के ना नेगेटिव चार्ज उन्होंने लगाया हुआ है, तो वो इधर से अट्रैक्ट हो गए, इधर से आते हैं। यानी कि हम ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं। एक तो ये पूरा यहाँ पे ये जो हमारा एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं, ये इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये उनको एक्सेलरेट कर देंगे, उनको इतनी वेलोसिटी दे देंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड तक पहुँचें और मैग्नेटिक फील्ड उन पर अपना इफेक्ट दिखा सके, और फिर वो डिफ्लेक्ट होंगे। अब कौन सा आयन कितना डिफ्लेक्ट होगा, अब सपोज कर लेते हैं कि तीनों पे चार्ज होगा मोनो पॉजिटिव, ठीक है। 3 मैंने इसलिए किए है क्योंकि हमने गैस यूज़ की है नियोन, और नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो इसलिए तीनों पे हम सपोज करके चलते हैं कि तीनों पे चार्ज है मोनो पॉजिटिव। तो जिसकी m/e वैल्यू कम होगी, जो हल्का होगा, हल्के के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन जो है ना वो ज़्यादा फील करेगा, तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। अब इधर से देखें, जो लाइट होगा वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जो उससे थोड़ा सा हैवी है वो कम, जो उससे हैवी है वो, और ये 20 वाला नियोन का आइसोटोप, ये 21 वाला, और ये 22 वाला, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जिसकी उन्होंने लिखा हुआ है कि जिसकी m/e वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। देखते हैं, क्योंकि नियोन के 3 आइसोटोप्स होते हैं 20, 21, 22, और तीनों के ऊपर मैंने चार्ज मोनो पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसकी m/e वैल्यू जो है वो कम होगी, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। आप इसकी मैंने डायग्राम इसकी बनाई, एक्चुअली डायग्राम तो ये थी ना बुक के अंदर जो है, मैंने इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जस्ट वो मैंने नीचे इसको ज़रा जूम आउट करने की कोशिश की है। तो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड में जो मूव करेगा, जो हल्का होगा, ठीक है, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। देखिए 20 वाला यहाँ पे फॉल कर रहा है, 21 वाला इधर, 22 वाला इधर फॉल कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि देखें तीनों पे चार्ज तो मोनो पॉजिटिव है, तो जो 20 वाला है वो लाइट वेट होने की वजह से आगे, ये आप कॉमन एग्जांपल इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर कोई हल्की चीज़ को आप पुश करें तो वो ज़्यादा पुश होती है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है, ज़्यादा दूर तक चली जाती है। तो जो उससे ज़रा हैवी होगी वो उससे कम, जो उससे हैवी होगी वो उससे कम आप पुश का असर फील करेगी। मैग्नेटिक फील्ड का जो मकसद है वो पुश करना ही है, यानी कि उसको डिफ्लेक्ट करना ही है। तो जो 20 वाला था वो 21 वाले से लाइट साइज रही, वो थोड़ा सा आगे चला गया, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, और 21 वाला उससे कम, 22 वाला उससे कम। यहाँ से इन्होंने फाल्ट तो सीधा करना था, ठीक है, इस सर्कल में ऐसे मूव, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बेंड हो गए। जिसका मैस कम था वो ज़्यादा बेंड हो गया, 20 वाला देखें इधर से कितना बेंड हो रहा है, फिर उसके बाद 21 वाला, फिर 22 वाला, सबसे ज़्यादा डिफेक्ट हुआ है 20 वाला, फिर 21 वाला, फिर 22 वाला। मैंने अब इनके रेडियस भी आगे बनाने की ट्राई की है, ठीक है। तो जो ज़्यादा बेंड होता है उसका रेडियस कम, स्मॉल रेडियस में मूव करता है, और जो कम बेंड होगा वो उससे ज़्यादा उसका बड़ा रेडियस होगा, और जो उससे मास ज़्यादा होगा वो उससे बड़ा उसका रेडियस होगा। अब हम इस मैथमेटिकल रिलेशन को समझते हैं कि m/e = h² r² / 2e
तो इसमें एक केस ये है कि हम देखते हैं कि अगर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रखें तो रेडियस पे क्या असर होगा, वो आयन की तरह डिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पर्पज़ है वो आयन को एक्सेलरेट करना है, आइसोटोप के जो आयन बने उनको एक्सेलरेट करना है, और मैग्नेटिक फील्ड का मकसद उनको डिफ्लेक्ट करना है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाने लगे हैं। इस केस में क्या होगा, यहाँ से हम ये डायग्राम देख लेते हैं कि ये प्लेट्स उनको एक्सेलरेट कर देंगे। अगर स्पीड से वो मूव करेंगे तो वो यहाँ से अभी स्पीडली मूव कर जाएंगे। तो इन प्लेट्स जो है अगर उनको एक्सेलरेट कर देगी, अगर हम यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें तो वो उनको ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, वो स्पीडली मूव करेंगे और वो स्पीड से फिर मैग्नेटिक फील्ड से भी स्पीडली निकल जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम टाइम मिलेगा उनको डिफ्लेक्ट करने का। इस एग्जांपल को अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखें, अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को कम टाइम मतलब कि स्पीड से उनकी स्पीड बढ़ने से वो उनकी डिफ्लेक्शन क्यों कम हुई। क्यों हम यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि जिनकी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखें तो फिर डिफ्लेक्शन कम हो जाती है उन आयंस की। उसका रीज़न ये है कि आप इस एग्जांपल को ऐसे अंडरस्टैंड कर लें कि अगर किसी जगह पे आग लगी हुई है, ठीक है, कोई बंदा उस वहाँ से गुजरना चाहता है, अगर वो स्लोली वहाँ से मूव करेगा तो उस आग का जो हीट है, वो जो दर्जा हरारत है, वो उसको ज़्यादा फील करेगा, उस हीट वो उस तक ज़्यादा देर तक और ज़्यादा फील करेगा अगर वो स्लोली मूव करेगा। लेकिन अगर वो वहाँ से स्पीडली मूव कर जाएगा तो उस आग का असर उस पर, उसकी जो हीट है, उसकी जो गर्मी है, वो इतनी फील नहीं कर पाएगा। सेम इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखते हैं तो जो आयन अगर स्पीडली मूव करके आएंगे उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो पहले जितनी हो रही थी अब उससे कम होगी। तो फिर अगर डिफ्लेक्शन कम होगी, 20 वाला अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है ये तो थोड़ा सा पीछे फॉल करेगा, और 21 वाला उससे पीछे, 22 वाला उससे पीछे फॉल करेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, इन सब का जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा। तो ये अपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके जो सेकंड केस बनता है वो ये कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखें और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें तो जो हमने पहले कंडीशन पढ़ी सारा काम उसके रिवर्स हो जाएगा। वो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखेंगे तो आयन उसी स्पीड से ही आएंगे जितने पहले थी। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। ज़्यादा डिफ्लेक्ट करने की वजह से जो जहाँ पे फॉल कर रहा था उससे भी आगे फॉल करेगा और उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम। डिफ्लेक्शन ज़्यादा तो रेडियस कम हो जाएगा। यानी कि सेकंड केस में हमने ये देखा मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने से और इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट रखने से रेडियस कम हो रहा है। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर इसी इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है, इसको हम आयन कलेक्टर भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये कलेक्ट्स दी आयंस इनटू ग्रुप्स हैविंग सेम m/e वैल्यू। जिनकी m/e वैल्यू सेम है उनको ग्रुप की फॉर्म में कलेक्ट कर लेता है एंड डेवलप्स द इलेक्ट्रिक करंट, और उनसे करंट प्रोड्यूस करता है। ये हमने इलेक्ट्रोमीटर का फंक्शन भी देख लिया, ये अक्सर MCQ में भी आ जाता है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है कि इलेक्ट्रोमीटर का फंक्शन क्या है कि ये एक तो आयन को कलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/e वैल्यू और उनसे करंट प्रोड्यूस करता है। ई वैल्यू सेम होगी, जैसे 20 वाला जितने ही होंगे उनकी m/e वैल्यू सेम, 21 वालों की m/e वैल्यू सेम, 22 वालों की m/e वैल्यू सेम। हमने इसका ग्राफ बनाया था, ग्राफ में हमने देखा था कि जो 20 वाले हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 90 वालों की जो परसेंटेज थी वो 90.92% था, ठीक है। तो इट मीन्स 20 वालों की जो है वो परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस जो है एक दूसरे के लिहाज से, जो हमने सैंपल यूज़ किया है उसमें, जितना सैंपल हमने यूज़ किया है उसमें 90.92% 20 वाला आइसोटोप है। फिर जो बाकी बच गए 21 वाला कितना 0.257 और जो 22 वाला है वो 8.82%। तो परसेंटेज का रिलेटिव अबंडेंस का डिफ्लेक्शन से कोई तल्लुक़ नहीं है कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी वो कम डिफ्लेक्ट होगी या ज़्यादा। परसेंटेज का रिलेटिव अबंडेंस का डिफ्लेक्शन से कोई तल्लुक़ नहीं है। हाँ, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर देगा। तो जो जिस 20 वाले की हमने परसेंटेज देखी है कि कितनी है 90.92% है, तो ये ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। वो जो करंट प्रोड्यूस होना है उससे ही हमने आइडिया लगाना है कि कौन सा आइसोटोप्स ज़्यादा मौजूद है इस सैंपल के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारा ये मेन पार्ट है इलेक्ट्रोमीटर, इसने करंट प्रोड्यूस करके हमें बताना है कि कौन सा जो है आइसोटोप वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, किसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। हमने फंक्शन देख लिया कि जी ये क्या करता है, जो आयन जिनके m/e वैल्यू सेम है उनको एक सर्कल में मूव करवा देता है, एक, ठीक है। अब 20 वाले जितने भी होंगे वो इस रेडियस में मूव करेंगे, ठीक है।
जितने भी होंगे 21 वाले इसमें और 22 वाले इसमें, और वो डिफरेंट पोजीशन पर फॉल करेंगे, ठीक है। तो उससे फिर उनके फॉल करने से करंट प्रोड्यूस होगा। उसने करंट प्रोड्यूस कर देना, जिससे हमने आइडियल निकाल लेना, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ उसका पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज में ज़्यादा है। अब देखें जिसका रेडियस कम है वो जल्दी फॉल कर देगा, ठीक है। तो जो यानी कि पहले जो फॉल किया, जो पहले फॉल करेगा वो 20 वाला, उसके बाद जो फॉल करेगा वो 21 वाला, उसके बाद जो फॉल करेगा वो 22 वाला, क्योंकि उसका सर्कल जो बड़ा है वो बाद में फॉल करेगा। वो अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा करंट किस आइसोटोप का है। ये स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है कौन से आइसोटोप का है, ठीक है। तो जो पहले करंट प्रोड्यूस होता है वो सबसे लाइटेस्ट का पहले प्रोड्यूस होता है। इसकी एम और ई वैल्यू सबसे कम होगी, जो सबसे लाइटेस्ट होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, स्मॉल सर्कल में मूव करेगा, स्मॉल रेडियस वाले में, तो वो पहले फॉल करेगा। तो जो सबसे लाइटेस्ट होगा उसका करंट सबसे पहले रिकॉर्ड होगा, फिर उससे हैवियर का, फिर उससे हैवियर का, यानी कि जो सबसे लाइटेस्ट होगा उसका जो करंट होगा वो पहले प्रोड्यूस होगा, या ऐसे कह लें जिसका करंट पहले प्रोड्यूस हुआ है, रिकॉर्ड किया गया है, सबसे लाइटेस्ट का है। यहाँ तक आपका जो है वो लॉन्ग का पोर्शन यानी कि कंप्लीट हो जाता है। आगे जो है वो मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ के रिलेटेड थोड़ा सा बताया गया है कि मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ में जो आइंस हैं वो स्ट्राइक करते हैं जाकर डिटेक्टर पर, फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर उसका स्पेक्ट्रम बना दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट, ये सारा मेथड इंस्ट्रूमेंट और स्पेक्ट्रो यानी कि कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू उनका जो है ना वो बना दिया जाता है। इस तरह का उनका जो स्पेक्ट्रम है या ग्राफ के लिए उनका बना दिया जाता है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रोमीट्री के रिलेटेड देखा था कि स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, वर्ड मीट्री के मतलब, फिर स्पेक्ट्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो, फिर उसका हमने प्रिंसिपल देखा था, ठीक है, कि प्रिंसिपल उसका क्या है कि पहले वोलेटिलाइज, फिर आयोनाइज विद द हेल्प ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देगा, फिर सेपरेट करेगा, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कंडीशन देखी, कंडीशन लो प्रेशर रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखना है। फिर उसके बाद हमने ये मैथमेटिकल रिलेशन देखा था। फिर हमने इलेक्ट्रोमीटर के रिलेटेड स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोमीटर क्या है। फिर हमने ये डिफ्लेक्शन कितनी होती है और जो स्मॉल रेडियस वाला क्यों डिफ्लेक्ट होता है, एम ओवर ई जिसकी वैल्यू कम होगी वो कितना डिफ्लेक्ट होगा, ज़्यादा वाला कौन डिफ्लेक्ट होता है, कम वाला कौन डिफ्लेक्ट होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएं, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रख दें तो क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएं तो क्या है। और फिर हमने ये स्पेक्ट्रम देखा था कि स्पेक्ट्रम क्या है, और एक्स एक्सिस को एब्सीसा कहते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या डिनोट करना है, एम और ई वैल्यू, वाई एक्सिस पर